हाँ जी, सो टुडे वील डिस्कस अबाउट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी देखा था, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक्स का नोमेनक्लेचर था। यहाँ पे भी जो ये मैक्रोलाइड्स हैं, these macrolides are the antibiotics having a macrocyclic lactone ring। ठीक है, इनमें क्या होती है, मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई दे आर नोन एज मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब इसमें कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो मैक्रोलाइड्स में आती हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। जब लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जब मैंने क्विनोलोन्स में ड्रग्स बताई थी टाइफॉइड की, राइट। तो उसमें मैंने मैक्रोलाइड्स बताया था। जितनी भी ड्रग्स में थ्रोमाइसिन लगा होता है, क्या लगा होता है, थ्रोमाइसिन, चल नहीं रहा है आज, थ्रोमाइसिन लगा होता है, उन्हें बोला जाता है मैक्रोलाइड्स। जैसे इरिथ्रोमाइसिन, कभी ना कभी तो आपने ली होगी ये, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो कभी ना कभी तो आप लोगों ने कंज्यूम कर रखी है ये ड्रग। ठीक है, तो इसमें जितनी भी थ्रोमाइसिन वाली ड्रग्स हैं वो सारी मैक्रोलाइड्स के अंदर आती हैं। अब ये ड्रग्स का कैसे एक्ट करती हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। जैसे हमने टेट्रासाइक्लिन्स में भी पढ़ा था, एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, जैसे हमने टेट्रासाइक्लिन्स में भी पढ़ा था, वो भी क्या कर रहे थे, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम कर रही थी। वैसे ही ये जो मैक्रोलाइड्स हैं ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की तरह एक्ट करते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं लो डोजेस पे, बैक्टीरियोसाइडल होते हैं हाई डोजेस पे। जब इन्हें लो डोजेस पे दिया जाएगा मैक्रोलाइड्स को, तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं, जबकि हाई डोजेस पे ही ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। ये एक्ट करते हैं 50S राइबोसोम की सब यूनिट पे। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स किस पे कर रहे थे, 30S सब यूनिट पे एक्ट कर रहे थे। अब ये जो मैक्रोलाइड्स होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो इनको मेनली 3 जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, फर्स्ट जनरेशन मैक्रोलाइड्स, सेकेंड जनरेशन मैक्रोलाइड्स एंड थर्ड जनरेशन मैक्रोलाइड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैक्रोलाइड्स क्या है, यहाँ पे भी यही चीज दोबारा से इस स्लाइड में दिखा रखी है। एरिथ्रोमाइसिन, देखो थ्रोमाइसिन जिनमें भी आ रहा है, कौन कौन सी है, इरिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, और भी है रॉक्सिथ्रोमाइसिन वगैरह। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है इनका, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 50S सब यूनिट। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी क्या है, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन एंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ड्रग की कंसेंट्रेशन पे और बैक्टीरिया के टाइप पे भी डिपेंड करेगा कि हमें कैसा इफेक्ट चाहिए, तो हम उस हिसाब से डोज भी डिसाइड करेंगे। अब मैक्रोलाइड्स यहाँ पे भी ये दिखा रखा है, एक्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव पे, ग्राम नेगेटिव पे, वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस पे एक्ट करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहली जो ड्रग आती है वो आती है इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अब ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन मैक्रोलाइड है। ठीक है, देखो, इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस, इसको इससे आइसोलेट किया गया था। फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन मैक्रोलाइड है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, वाइड स्पेक्ट्रम होता तो ग्राम पॉजिटिव पे भी एक्ट करती, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता तो ग्राम पॉजिटिव पर भी एक्ट करती, ग्राम नेगेटिव पर भी एक्ट करती। ठीक है, एरोब्स पर भी एक्ट करती, अनएरोब्स पर भी एक्ट करती। लेकिन यहाँ पे क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम बोला गया है, तो ग्राम पॉजिटिव पे तो अच्छा इफेक्ट डालेंगी, इफेक्ट करेंगी, लेकिन ग्राम कुछ ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने का या उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। अब इसकी जो डोज रहती है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है, एरिथ्रोमाइसिन 500 mg दिखा रखा है, तो इसकी डोज जो रहती है वो रहती है 250 टू 500 mg। इसकी डोज रहती है TDS टू QID। ठीक है, TDS टू QID यानी 3 दिन में 3 बार या दिन में 4 बार इसको दिया जा सकता है। और कब तक देते हैं, फॉर 1 to 2 वीक्स। ठीक है, 1 to 2 वीक्स कहने का क्या मतलब है, मैक्सिमम अप टू हम इसको 14 डेज तक दे सकते हैं। किसको, इरिथ्रोमाइसिन को। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको अभी बताया कि ये एक्ट करेगा राइबोसोम की 50s सब यूनिट पे। राइबोसोम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, सेल ग्रो नहीं कर पाएगी, और बहुत ज़्यादा अगर लंबे टाइम तक प्रोटीन सिंथेसिस रुकी तो अगर हम इसको हायर डोजेस में देते हैं तो बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। अब आते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इरिथ्रोमाइसिन बेस इज एसिड लेबाइल, यानी ये जो एसिड है, जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है, गैस्ट्रिक जूस है, जो हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, वो इस ड्रग को इफेक्ट करता है और इसमें क्या करा देता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करा देता है, ठीक है। तो इसकी क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से ये जो इरिथ्रोमाइसिन की टैबलेट्स होती हैं ये आजकल एंटेरिक कोटेड आने लग गई हैं, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड इट इज गिवन एज एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। तो अब इसकी एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आने लग गए। एंटेरिक कोटेड मैंने बताया था, इसमें एक स्पेसिफिक कोटिंग होती है जो कि एक स्पेसिफिक पीएच पे ही आके डिसॉल्व होती है। जैसे कि ये ड्रग है इरिथ्रोमाइसिन, इट इज एसिड लेबाइल, इट गेट्स मेटाबोलाइज्ड इन ड्यू टू एसिड। सो इसकी जो लेयर होगी, जो एंटेरिक कोटिंग होगी, वो ऐसी होगी कि वो एल्केलाइन पीएच में ही डिसॉल्व होए, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आएंगी फ्रॉम विच एब्जॉर्प्शन इज इनकम्प्लीट एंड फूड डिलेज एब्जॉर्प्शन बाय रिटार्डिंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ठीक है, जिसकी वजह से जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब ये क्या है? ये नॉट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। एक्सक्रीटेड इन बाइल, इट्स एक्सक्रीशन मेनली अकर थ्रू बाइल, इट क्रॉसेस प्लेसेंटा। ये इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स बता दी गई है। आगे चलते हैं। अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ये वैसे तो एक सेफर ड्रग की कैटेगरी में आती है, लेकिन हर एक ड्रग के साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। तो इसके भी हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल माइल्ड टू सीवियर साइड इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, नोजिया, एनोरेक्सिया, जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आएंगे। वेरी हाई डोजेज ऑफ इरिथ्रोमाइसिन हैव कॉज्ड रिवर्सिबल हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, ठीक है, सुनने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्या रिवर्सिबल है, जब मेडिसिन छोड़ेंगे तो वापस से हियरिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, रैशेज हो सकते हैं, किसी को ड्रग एलर्जी भी होती है कई बार, तो उस कंडीशन में ये चीज़ देखी जाती है। बाकी हेपेटाइटिस, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, ये चीज़ें इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात करते हैं तो जो एजिथ्रोमाइसिन है इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इसे निमोनिया में, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, डिप्थीरिया, स्किन इन्फेक्शंस, वूपिंग कफ, सिफिलिस, कई जगह यूज किया जाता है, ठीक है। ये अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन भी बोला जाता है इसे। स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस वगैरह में इसको यूज किया जाता है, डिप्थीरिया में यूज किया जाता है, टिटेनस में यूज किया जाता है, सिफिलिस, गोनोरिया में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। एक्ट एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन एटिपिकल निमोनिया में इसको यूज किया जाता है। वूपिंग कफ यूजुअली ये बच्चों में देखा जाता है, ये 4 स्टेजेस में होता है वूपिंग कफ। जब आप लोग पीडिया पढ़ेंगे तब ये आएगा। इसकी 4 स्टेजेस क्या होती हैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है। प्रोफाइलेक्टिक स्टेज, कैटेरल स्टेज, पैरोक्सिस्मल स्टेज और कोवेलेसेंट स्टेज। ये इसकी जो वूपिंग कफ है इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग डोजेज आपको यहाँ पे दे रखी हैं, पढ़ लेंगे इसे। जो एजिथ्रोमाइसिन है कब कैसी डोज देनी है। नेक्स्ट ड्रग आते हैं रोक्सिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज अ सेकेंड जनरेशन ड्रग, सेकेंड जनरेशन मैक्रोलाइड, ओके। तो सेकेंड जनरेशन मैक्रोलाइड है, लॉन्ग एक्टिंग है, मोर पोटेंट है देन इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। इरिथ्रोमाइसिन से ज्यादा पोटेंट है और लॉन्ग एक्टिंग है। तो देखो जैसे हम इरिथ्रोमाइसिन को दे रहे थे कैसे, टीडीएस दे रहे थे, क्यूआईडी दे, दिन में 3 बार देना पड़ रहा था, क्यूआईडी 4 बार देना पड़ रहा था। तो यहाँ पे अब इसकी ये थोड़ी सी लॉन्ग एक्टिंग हुई, उससे ज्यादा देर तक काम करेगी, तो इसको हम क्या देंगे? ट्वाइस अ डे कर देंगे, ठीक है। 150 mg ट्वाइस अ डे 5 to 10 डेज तक ही दी जाती है और ये अच्छा इफेक्ट दिखाती है। ब्रांड नेम क्या है? रॉक्सिट या एल्कोरॉक्स करके आती है, ठीक है। 150 mg की देखो दिखा रखा है यहाँ पे। अब इसके क्या होता है? इट इज बेटर एब्जॉर्ब्ड एंड हैव
बेटर टिश्यू परमिएबिलिटी, ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन दिखाती है ये ड्रग और ज़्यादा इसकी टिश्यू परमिएबिलिटी होती है। तो जितनी ज़्यादा टिश्यू परमिएबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा इसका इफेक्ट अच्छा होगा, राइट। तो इस वजह से रॉक्सिथ्रोमाइसिन ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट आते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन पे। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ सेकेंड जनरेशन मैक्रोलाइड ड्रग, ठीक है। ये भी एक सेकेंड जनरेशन है, ये भी लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। एसिड स्टेबल है, वो क्या थी, एसिड लेबाइल थी, ये एसिड स्टेबल है, एसिड का इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है एरिथ्रोमाइसिन के और मेटाबोलाइज होती है लिवर में, ठीक है। लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है और मैंने बताया कि एसिड स्टेबल है, ठीक है। एसिड स्टेबल होने की वजह से स्टमक में ज़्यादा इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। स्पेशली यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रिपल रेजिमेन ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन में जो ट्रिपल रेजिमेन चलता है उसके साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शंस में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। टीबी वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। डोज इसकी क्या रहती है, देखो यहाँ पे दिखा रखी है क्लैरिनोवा, इसका जो ब्रांड नेम दिखा रखा है 500 mg की टैबलेट्स दिखा रखी है। क्लैरी कैप करके भी इसका ब्रांड नेम चलता है। डोज इसकी रहती है 250 to 500 mg, बीडी रहती है ट्वाइस अ डे, 7 to 14 डेज तक इसको दिया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ड्रग है हमारी एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये तो बहुत कॉमनली सभी ने खाई होती है ना। तो एजिथ्रोमाइसिन क्या, ये भी एक सेकेंड जनरेशन मैक्रोलाइड है, ठीक है। ये साथ साथ नोट कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड जनरेशन है और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है वही रहेगा, जो 50S सब यूनिट से बाइंड करके उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना। और ये बहुत अच्छा काम करती है अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही साथ एक कॉम्प्लेक्स होता है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, जिसे मैक बोला जाता है। क्या है ये, माइकोबैक्टीरियम एवियम, AVIUM एवियम कॉम्प्लेक्स, इसके अगेंस्ट बहुत अच्छा इफेक्ट शो करती है कौन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये भी क्या है, एसिड स्टेबल है, लॉन्ग एक्टिंग है, इसकी अच्छी टिश्यू परमिएबिलिटी है। तो देखो लॉन्ग एक्टिंग होने की वजह से जो इसकी डोजेज चलती है ना, डोज यहाँ पे लिखी नहीं है, नोट कर लेंगे। इसकी जो डोज होती है, इसकी डोज ओडी चलती है एजिथ्रोमाइसिन की, कितनी रहती है, 250 to 500 mg ओडी इसकी डोज चलती है, दिन में एक ही बार लेना होता है। और मैक्सिमम इसको चलाते हैं मिनिमम 3 दिन तक, मैक्सिमम 5 दिन तक। देखो यहाँ पे पत्ता जो है इसमें भी 3 टैबलेट्स हैं बस, तो 3 दिन तक चलाते हैं और ये बहुत अच्छा काम करती है, लॉन्ग एक्टिंग है, टी हाफ बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से इसको ओडी दिया जाता है, ठीक है। और ब्रांड नेम इसका एजिटेक करके आता है, एजिथ्रल करके भी आता है, ठीक है। और एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड इंट्राविनसली भी इसको दिया जाता है, 1 hour बिफोर और 2 hour आफ्टर फूड दे सकते हैं। डज नॉट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, डिरिथ्रोमाइसिन है। ये ज़्यादा कॉमनली नहीं दी जाती है, प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। सिमिलर टू एरिथ्रोमाइसिन है, लॉन्ग एक्टिंग है, एसिड स्टेबल है, 500 mg ओडी चलाते हैं इसके 5 to 7 डेज तक, ठीक है। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट और लास्ट आती है हमारी टेलिथ्रोमाइसिन। अब जो ये टेलिथ्रोमाइसिन है ना, इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कीटोलाइट एंटीबायोटिक। क्या बोला जाता है, कीटोलाइट एंटीबायोटिक बोला जाता है इसे, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक थर्ड जनरेशन मॉडिफाइड मैक्रोलाइड है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन हमने देख ली, सेकेंड जनरेशन हमने देख ली, ये है थर्ड जनरेशन मैक्रोलाइड। और ये अब थर्ड जनरेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मॉडिफाइड होगी, इसमें कुछ अच्छी चीजें होंगी। तो ये क्या होता है, ये ऐसी मैक्रोलाइड है जब जो बैक्टीरिया हैं बाकी के मैक्रोलाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तब हम जाके टेलिथ्रोमाइसिन को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट अदर मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट हैज अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दैट नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द बैक्टीरियल एंजाइम। तो जब सबसे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए बैक्टीरिया में, तब टेलिथ्रोमाइसिन दो, ठीक है।
अब ये इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस, एच पाइलोरी, माइकोप्लाज्मा, इन सब के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग, इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली। अब इसकी जो डोज है, इसकी भी डोज ओडी चलती है और कितनी रहती है, 400 to 800 mg इसकी डोज रहती है ओडी, वंस अ डे। ठीक है। अब इसको और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको निमोनिया में, फेरेंजाइटिस में, साइनसाइटिस में दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है इसके, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल हो सकता है, एरिथमिया डेवलप हो सकता है। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है मैक्रोलाइड। अच्छा अभी एक साइड रहती है, सॉरी। तो ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इसको दिमाग में छप जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दिखा रखा है, कैसे 50s सब यूनिट पे बाइंड करके एक्ट कर रहा है। एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन वगैरह। क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है, ये भी बता रखा है। फार्माकोकाइनेटिक्स बता रखी है। ठीक है। अब रूट्स क्या है इसके, ओरल आईवी रूट्स हैं। यूज कहाँ कहाँ होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, ओटाइटिस मीडिया, ईयर इन्फेक्शन, मिडिल ईयर इन्फेक्शन में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में इसको यूज किया जाता है। देखो माइकोबैक्टीरियम एविस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अल्सर्स में इसको यूज कर सकते हैं, एच पाइलोरी के ड्रग कॉम्बो इंक्लूडिंग कैरिथ्रोमाइसिन, मैंने बताया था जो ट्रिपल रेजिमेन चलता है उसमें इसको यूज किया जाता है। अनकॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस में इसको यूज किया जाता है, एसटीडीज में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मैक्रोलाइड खत्म होता है। इसी के साथ हमारा जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पढ़े थे, हमने स्टार्ट किए थे, वो भी खत्म होते हैं। ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।